एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका हमने लगभग टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है आणविक कक्षक सिद्धांत। तो आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको अभी विश्वास दिला दे रहा हूं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। जो स्टूडेंट हमसे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं या मेरा वीडियो पहले देखे हुए हैं उनको तो पता है, समझ में आ जाएगा, परंतु जो नए हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे खासकर कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहकर थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, एक एक टॉपिक को समझिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ये आणविक कक्षक जो सिद्धांत है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसमें हमारा इस सिद्धांत को समझने से पहले हमारे ये क्वेश्चन आता है कि यह सिद्धांत किसने दिया था। तो इस सिद्धांत को देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक हैं हुंड, ये नाम आप याद रखेंगे, हुंड तथा मूलिकन। ठीक है जी, इतना तो आप याद रख सकते हैं ना कि ये सिद्धांत किसने दिया था। हुंड तथा मूलिकन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था जो है आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हम MOT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहले कि ये सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक हुंड और मूलिकन हैं। अब आता है कि हुंड और मूलिकन ने इस सिद्धांत में हमें क्या बताया। ठीक है, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार, हमने यहाँ पे 7 बातों को लिखा हुआ है। इस सिद्धांत में हमें 7 बातें बताई गई, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल 7 ही बताया गया, बहुत ज़्यादा बताया गया। इस सिद्धांत में कोई भी सिद्धांत दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा जितना हम लिखते हैं उतना ही, नहीं, बहुत ही डीप में बात होती है। परंतु हमारी किताब में 7 ही 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना ही यदि आप जान लेते हैं तो क्लास 11th के लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा। और दूसरी बात, इस सिद्धांत में इतना ही आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, डीप में जाने लगेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आपका लेवल क्लास 11th का है, इतना जानिए। ठीक है, इतना ही आपका बुक में भी दिया है। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक एक करके हम समझते हैं। तो इस सिद्धांत में देख रहे हैं, कह रहा है आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत में मतलब यही हमें बताया गया ना कि जिस प्रकार, ध्यान से समझेंगे, जिस प्रकार परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस प्रकार परमाणु में कक्षक होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। उसी प्रकार कहा गया कि अणु जो होते हैं, तो अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन जहां पर होते हैं उसे हम आणविक कक्षक कहते हैं। मतलब अणु में भी तो क्या होंगे, अणु में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, तो जहां पे वो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस जगह को ही हम आणविक कक्षक कहते हैं। यही मुख्य इस विषय में बताया गया। बट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने लिखा है जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में होते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में होते हैं। समझ में आ गया। जिस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, परमाणविक कक्षक में होते हैं। उसी प्रकार जो अणु है, अणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आणविक कक्षक में होते हैं। जैसे अभी तक हम क्या जानते हैं, अभी तक हम यही जानते हैं कि सबसे पहले जो परमाणु होता है, जो अणु होता है, अणु को हम तोड़ते हैं तो तत्व आता है, और तत्वों के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी कक्षा होती है, और कक्षाओं में क्या होता है, उपकोष होता है, और उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। कक्षक जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। इतनी बात हम बेसिक जानते हैं कि अणु को जब हम तोड़ते हैं तो तत्व मिलते हैं, तत्व के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर कक्षक होते हैं, और कक्षक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक के अंदर, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में फिर से यहाँ पे, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, उपकोष में होते हैं, और उपकोष के अंदर क्या होता है, कक्षक होता है। मतलब इस प्रकार, कक्षक मतलब ऑर्बिटल, ठीक है, उपकोष मतलब S, P और D और F। ठीक है, तो
ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उपकोष के कक्षक में होते हैं। जैसे एस कक्षक में, एस उपकोष में कितने, एक कक्षक होता है, तो इसी में तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं ना। तो उसी प्रकार ये कहा गया कि जिस प्रकार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु कक्षक में होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार जो अणु में इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो आणविक कक्षक में होंगे। समझ में आ गया? तो ये है बेसिक टू हाई, इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु कक्षक में होते हैं, ठीक है। अरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, परमाणु का जो कक्षक में ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो कक्षक जो परमाणु जिस कक्षक में रहता है उसे परमाणुविक कक्षक कहते हैं, परमाणु कक्षक, ठीक है, या हम कक्षक कहते हैं ना, परमाणु में ही कक्षक होता है, कक्षक में ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो कक्षा हम कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया कि अणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आणविक कक्षक हम उसको कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे, एक एक बात समझ में आता जाएगा, निश्चिंत रहिए। उसके बाद कहा गया कि जो आणविक कक्षक को भी परमाणविक कक्षक की तरह ही दिशात्मक होती है। मतलब सिंपल से यहाँ पे अगर इसका हम अर्थ समझें, यहाँ पे कहा गया कि जो आणविक कक्षक भी परमाणविक कक्षक की तरह दिशात्मक होती है। अगर हम सिंपल से इसका अर्थ समझे ना, तो जिस प्रकार परमाणुविक कक्षक होता है उसी प्रकार आणविक कक्षक भी होता है, उसी तरीके का कार्य करता है। जिस प्रकार परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे ही आणविक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कहने का मतलब यही है, समझ पा रहे हैं? तो वही बात कहा गया, परमाणु कक्षक भी आणविक कक्षक भी परमाणु कक्षक की तरह ही दिशात्मक होती हैं, मतलब उसी तरीके से कार्य करती है, सेम टू सेम वही होती हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। आते हैं तीसरे पर। तीसरा कहा गया जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। कितना सा आसान शब्द कहा गया कि जितने परमाणु कक्षक आपस में, जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। इसका मतलब आपने समझा, जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। ऐसे मान लेते हैं यदि जैसे मान लेते हैं 3 परमाणु कक्षक है, तो 3 परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो 3 ही आणविक कक्षक बनेंगे। 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो 2 आणविक कक्षक भी बनाएंगे। जैसे एग्जांपल से मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, अगर ना समझ में आए तो देखिए, जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एक और हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब मैं अगर कहूं तो हाइड्रोजन में एक ऑर्बिटल होता है, एक कोष होता है, उपकोष, ठीक है, सॉरी एक क्या होता है, कक्षक होता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन में भी एक ही कक्षक होता है, तो ये हमने लिख दिया। तो इसी कक्षक में ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये कहूँ कि देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक है, और ये हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक है। तो एक ये परमाणु कक्षक, एक ये परमाणु कक्षक। तो जब ये 2 परमाणु कक्षक है और जब 2 ये परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, H2 बनता है कि नहीं, बनता है ना। तो यही बात कहा गया कि जब 2 परमाणु कक्षक, ये दोनों परमाणु कक्षक, ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, ठीक है, या दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो फिर से यहाँ पर एक और कक्षक बनाएंगे, ठीक है, एक और यहाँ पे कक्षक बनेगा, और ये 2 कक्षक फिर से बनेंगे। जब ये दोनों कक्षक, 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 और कक्षक बनता है, और इन दोनों कक्षक को हम आणविक कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक कक्षक। तो ये देख रहे हैं 2 परमाणु कक्षक हैं और दोनों आपस में मिले हैं, तब जाकर ना 2 आणविक कक्षक बना है। तो वही बात कहा रहा था कि जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। अगर 2 मिलेंगे तो 2 बनेंगे, 3 मिलेंगे तो 3 बनेंगे। समझ गए? ऐसे एक एक करके समझते चलना है। चौथा देखिए, चौथा ये कह रहा है कि परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय, परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय और आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पर एकल केंद्रीय का मतलब क्या है, जो ये वाला परमाणु कक्षक है ये एक केंद्रक से जुड़ा होता है। जैसे हाइड्रोजन का तो एक ही केंद्रक है, परंतु जब ये दोनों आपस में मिल गए, जब अणु हो गया, तो अणु में हाइड्रोजन में तो अब देखिए H2 हो गया, तो इसमें 2 केंद्रक होंगे कि नहीं, 2 नाभिक होंगे कि नहीं।
तो वही बात कहा जा रहा है कि जो परमाणु कक्षक होता है, ये परमाणु कक्षक होता है वो एकल केंद्रीय होता है, मतलब एक केंद्र द्वारा ही वो क्या होता है, कंट्रोल होता है, घिरा हुआ होता है, एकल केंद्रीय होता है। परंतु जो आणविक कक्षक है, तो आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होता है, मतलब आणविक कक्षक में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। जैसे अणु में 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 2 नाभिक तो होंगे ही ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक नाभिक, एक हाइड्रोजन के पास एक नाभिक, तो 2 नाभिक होंगे अणु के पास इसके। तो वही कहा जा रहा है कि आणविक कक्षक में बहुकेंद्रीय होती हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा है, परमाणु कक्षक एकल केंद्रीय और आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होती हैं। समझ गए होंगे। आते हैं अगले पर, 5वां हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि जब 2 परमाणु कक्षक, मतलब जब 2 परमाणु कक्षक के मिलने से जो 2 आणविक कक्षक बनते हैं, जो 2 आणविक कक्षक बनते हैं, मतलब यहाँ तक क्या बताया गया, जब 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक की ऊर्जा कम होती है, जिसे हम आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। तो ये जो आणविक कक्षक बनने हैं ना, इनमें से एक की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और उस कम होगी उसे हम क्या कहते हैं, आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों में से कौन है जिनकी ऊर्जा कम होगी, तो जाहिर सी बात है जो नीचे वाला है उसकी ऊर्जा कम होगी, तभी तो वो नीचे है ना। तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम होती है, और जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। मतलब इसका नाम क्या है, आबंधित आणविक कक्षक, सिंपल सा, ठीक है। तो इस वाले को आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। उसके बाद फिर से कहा गया कि देखिए यहां तक आप तो समझ गए होंगे, क्या बताया गया, जब 2 परमाणु कक्षक के मिलने से जो 2 आणविक कक्षक बनते हैं, तो उनमें से एक की ऊर्जा कम होती है, जिसे आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। जिनकी ऊर्जा कम होती है उसे आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। तथा दूसरे की ऊर्जा अधिक होती है, तथा दूसरे की जो ऊर्जा है वो अधिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रति आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। मतलब जिसे हम प्रति आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। मतलब इस वाले की ऊर्जा अधिक है, इसलिए हम इसे प्रति आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। समझ गए होंगे इतनी बात। तब जाकर एक और बात याद रखेंगे कि आबंधित आणविक कक्षक अधिक अस्थायी होता है। मतलब जो आबंधित आणविक कक्षक है जिसकी ऊर्जा कम होती है वो अधिक अस्थायी होता है। मतलब इसकी जो अस्थायी है ये क्या होगा, स्टेबल होगा, अस्थायी होगा, ठीक है। आप कहेंगे सर क्यों, तो देखिए अगर हम सिंपल सा एग्जांपल दें तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जो अमीर हैं, अमीर और गरीब का थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे दूं, आपको क्या लगता है जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा मतलब अस्थायी है, संतुष्ट है, उसको कोई चिंता नहीं है? तो ऐसा नहीं है। वो सबसे ज़्यादा जो अमीर आदमी है ना वो बहुत परेशान रहते हैं। उसको दिमाग में, वो रात को सोएंगे तो उनको लगेगा इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उनको हमेशा एक डर लगा रहता है, ठीक है। जो अमीर हैं, जो जैसे जो शेयर मार्केट, उन लोगों का जैसे जो अमीर आदमी है ना वो शेयर मार्केट, उन लोगों का तो यही सब है, ठीक है। जैसे कि मुकेश अंबानी जी हैं तो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन होंगी। ऐसा बात नहीं है कि वो उनको टेंशन नहीं है, ठीक है। जो अमीर आदमी होते हैं ना उनको दिल में रहता है, उनको दिमाग में रहता है इतना पैसा यहाँ पे, शायद ब्लैक मनी हो तो उसके लिए चिंता अलग से रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इधर 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 की, ठीक है। 100 जगह से टेंशन आता है। परंतु जो नॉर्मल फैमिली है, जो नॉर्मल इंसान है, जिसका मान लेते हैं जितना चाहिए उसको पैसा उतना मिल रहा है, तो वो क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा, उसे संतुष्ट होगा, सुबह में आराम से सोएगा, फिर से उठेगा, ठीक है। तो यही बात है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग को कोई ज़्यादा उतना टेंशन नहीं है, ठीक है, अमीरों की तुलना में, ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान है, ठीक है। अभी तो फिलहाल वही है। तो आबंधित आणविक कक्षक जिसका कम होता है ऊर्जा, ठीक है, वो अधिक अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। पता नहीं आपको समझ में आया होगा या नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं कभी कभी समझाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं समझा कुछ और रहा हूँ और समझ कुछ और रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि शायद आपको कुछ अलग ना समझ पाएँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है।
तो बताइएगा आपको समझ में आ गया है नहीं। ये टॉपिक आप समझ गए ना, ये पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें यही बताया गया कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो दो आणविक कक्षक बनाते हैं, तो उनमें से एक की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, जिसे हम आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं, तथा एक की ऊर्जा अधिक होती है जिसे हम प्रति आबंधित आणविक कक्षक कहते हैं। तथा आबंधित आणविक कक्षक अधिक अस्थायी होता है क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो यही बात पांचवें में बताया गया है जो हमने आपसे से आपको समझा दिया। आते हैं छठे पर। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। आबंधित आणविक कक्षक को पाई और सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा और पाई से प्रदर्शित करते हैं, तथा प्रति आबंधित कक्षकों को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आबंधित आणविक कक्षक है ना, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम सिग्मा से याद रखेंगे और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रति आबंधित आणविक कक्षक है इसको हम सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये बात हो गया। अगला आता है सातवां, जो है जो यहाँ पे कह रहा है कि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश अबाउ नियम। अब ध्यान से समझेंगे, जो आणविक कक्षक है तो आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश होता है वो अपबाउ नियम, ठीक है, पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के नियम के अनुसार होता है। मतलब तीन नियमों के अनुसार ही अणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। एक है अपबाउ नियम, एक है पाउली का अपवर्जन नियम और तीसरा है हुंड का नियम के अनुसार ही प्रवेश करते हैं। और ये तीनों टॉपिक हमने बहुत ही पहले करा दिया है और ये तीनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पे लिख लीजिएगा अपबाउ नियम ब्रदर्सर स्टडी, आपको मिल जाएगा, या पाउली का अपवर्जन नियम ब्रदर्सर स्टडी, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया है, तो उस पर आप क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका आणविक कक्षक सिद्धांत, जो कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यदि आप सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।